पिछले दिनों बॉम्बे में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई। आपने देखा ट्रेन बंद हो गई, लोकल बंद हो गई, कई लोग, बहुत सारे लोग दो दो दिन तक फंसे रहे बगैर खाने के, बगैर प्यास के। आपने न्यूज में देखा होगा, जगह जगह पानी भरा हुआ, हालत खराब। टीवी वाले न्यूज बनाने के लिए घूमते रहते हैं और जो लोग पानी में डूबे हैं उनकी हेल्प नहीं करते निकालने में, उनसे पूछते हैं कैसे फंसे, क्या हुआ। राजू श्रीवास्तव का यह स्टैंड अप एक्ट करीबन 20 साल पुराना है। 2005 के भीषण मुंबई फ्लड्स पे श्रीवास्तव ने अपने जोक्स को आधारित किया था। यह हमारे देश का वो दौर था जब अगर खस्ता हालत चलते इंसान कॉकरोच की तरह मर भी जाए तो सरकार पर आप टिप्पणी, सटायर, कमेंट्री कर सकते हो नेशनल टेलीविजन के ऊपर। आज 20 साल बाद भी वही हाल है। नहीं, टिप्पणी नेशनल टीवी पर नहीं कर सकते हो, अगर वो किया तो एंटी नेशनल सोरोस एजेंट, टुकड़े टुकड़े गैंग का टैग लग जाएगा। लेकिन राजू श्रीवास्तव का वही 20 साल पुराना सेट आज चला दो, आज भी उतना ही रेलेवेंट रहेगा, जोक्स उतना ही सही हिट मारेंगे। 20 साल में कितने पार्टी पावर में आए, कितने पावर से गए, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, लेकिन मुंबई की अर्बन प्लानिंग गवर्नेंस मैकेनिज्म, लोगों का तड़पना वहीं का वहीं ढेर है। हर साल मॉनसून में मुंबई में वही होता है जो इस साल हुआ। सड़कें, कॉलोनीज, मॉल, हर जगह वाटर लॉगिंग, महंगी से महंगी गाड़ी मुंबई के रस्तों के सामने सरेंडर कर देती है। सड़क में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने वाले जो ऑपरेशन चलते रहते हैं, बीच में ट्रेन, फ्लाइट, लोकल सब कुछ डिसरप्ट हो जाती है, स्कूल बंद हो जाती है। यह हाल होता है मुंबई का, मानो मुंबई चीख चीख के कह रहा हो, आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग। लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया के किसी और कोने में, किसी विकसित देश के फाइनेंशियल कैपिटल में अगर यह हाल होता तो लोग सड़क पर आकर सरकार की ईंट से ईंट बजा देते। लेकिन अब लोग आपदा में यहां अवसर ढूंढने लगे हैं, लोगों को एक मौका मिल जाता है। अरे नहीं यार, सिविक इश्यूज डिस्कस करने का मौका नहीं, सरकार से सवाल पूछने का मौका नहीं, मौका मिल जाता है रील्स और मीम्स बनाने का। कोई फ्लड में ओरा फार्मिंग कर रहा है, कोई मॉल के आगे स्विमिंग कर रहा है, और इनको देखो बारिश में चाय पीने का नया अंदाज है। भाई ये वही पसंदीदा और प्रसिद्ध स्पिरिट ऑफ मुंबई है जिसे पिलाकर सरकार सारे सवालों को चुप कर देता है, अपने निकम्मेपन को छुपा देता है, और अगर पिछली गलतियों से सीखने की अगर आप बात करो तो आप भूल जाओ। तो क्या मुंबई की हालत के लिए आप सिर्फ जियोग्राफी, क्लाइमेट चेंज, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश को ब्लेम करोगे, या स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं मुंबई की प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस में? अगर यह प्रॉब्लम ह्यूमन है, अगर हां, तो जिम्मेदार कौन है? क्या दुनिया भर के सारे कोस्टल शहरों में वो बारिश के समय वो डूब जाते हैं? अगर नहीं तो वो ऐसा अलग क्या कर रहे हैं जो मुंबई ने नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन अर्बन फ्लड प्लानिंग? आइए ये सारी चीज समझते हैं कि मुंबई इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाया, मुंबई विकसित क्यों नहीं हो पाया, मुंबई 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल क्यों नहीं दिखता है एवरी मॉनसून। मुंबई में जब हम दुर्घटना की बात करते हैं तो सीरियल ब्लास्ट, ट्रेन बॉम्बिंग, 26/11 याद आता है। लेकिन जुलाई 2005 में मुंबई ने आज तक का सबसे बड़ा आतंक का सामना किया था जब रिकॉर्ड बारिश की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी इस शहर में। 26/11 से 5 गुना ज्यादा मौतें। लोग सारी सारी रात भूखे प्यासे वाटर लॉक्ड सड़कों पर रुके रहे, फंसे रहे, मदद की उम्मीद करते रहे, और बहुतों के लिए मदद बहुत देर से आई। बहुत लोगों को लगा कि ये अब एक वेकअप कॉल होगा। अरे भाई, देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, देश का सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सेलिब्रिटीज हैं, बिजनेसमैन है, वो यहां रहते हैं, इनका गढ़ है, कॉर्पोरेट हाउसेज यहां रहती हैं, ये तो अनएक्सेप्टेबल होगा। दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा आइकॉनिक घर जो प्रॉपर्टीज हैं इसी शहर में है। आप चाहे वो अंबानीज का एंटिलिया ले लीजिए, रेमंड बॉसेस का जेके हाउस ले लीजिए, या शाहरुख खान का मन्नत ले लीजिए, हजारों करोड़ों वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज इसी शहर में है। फिर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है, नॉमिनल जीडीपी उसका 12 लाख करोड़ से ज्यादा कहा जाता है। कुछ एस्टिमेट्स की माने तो यह हमारे पूरे देश का जीडीपी का 6% देता है ये एरिया, मुंबई का एरिया। यहां की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी इंडिया की सॉरी पूरी दुनिया की सबसे रिचेस्ट म्यूनिसिपल बॉडी मानी जाती है। सिर्फ 2025 में जो बीएमसी है उसका पूरा बजट 74 बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है, 74,000 करोड़ से भी ज्यादा था। तो बात पैसों की कमी की तो कतई नहीं हो सकती है। तो सवाल फिर यह है, जब पैसे की कमी नहीं है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, तो फोकस भी है, तो भाई इतने सारे पैसे गए कहां? क्या कर रहा है बीएमसी, क्या कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट? 2005 के फ्लड के बाद कमिटीज बैठी, सबों से खाए गए,
रिपोर्ट्स आए, रिपोर्ट पर कुछ काम भी शुरू हुआ और पिछले 20 सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा तो आज आप देखिए। मुंबई आज भी क्राइसिस से क्राइसिस के बीच में लंगड़ाता लुगड़ाता रहता है और कुछ करता नहीं है। वो क्राइसिस मैनेजमेंट में ही खत्म हो जाता है। बहुत हद तक हालत वैसी ही है जैसी 20 साल पहले थी, ताकि अगर आप गलती से 2005 मिस कर रहे हो, बैक टू द फ्यूचर जाने का मन हो, तो आप पहुंच जाइए मुंबई में, अब मॉनसून में पहुंच जाइए। वही आपको 2005 वाली फीलिंग 2025 में भी मिलेगा, गारंटीड है। और इस चीज को गारंटी करता है 20 साल से जो सरकारें आती हैं जाती हैं, चाहे वो चौहान हो, चाहे वो ठाकरे हो, चाहे वो फडणवीस हो, सबने वही काम किया है। मंगलवार को मुंबई में एक और दिन लगातार बारिश होती है। लोग हैरान होते हैं। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रेड अलर्ट बिल्कुल सही साबित हो जाता है फॉर अ चेंज। इतनी तेज बारिश ने शहर के अगस्त रेनफॉल को करीबन 900 mm मार्क तक पहुंचा दिया, जो कि एवरेज 560 mm से काफी ऊपर है। इसी के साथ साथ इस हफ्ते की बारिश ने मुंबई को पिछले 5 सालों का वेटेस्ट अगस्त बना दिया। हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा। गमछा ही नहीं, बारिश ने सरकार को भी एक्सपोज कर दिया। रिकॉर्ड बारिश ने मुंबई में जगह जगह वाटर लॉगिंग, फ्लड लाइक कंडीशंस, ट्रैफिक जैम, पावर कट्स, फ्लाइट डाइवर्जन्स और मास इवैक्यूएशंस को अंजाम दिया। बेस्ट की सर्विसेज वाटर लॉगिंग की वजह से 135 रूट्स में डाइवर्ट कर दिए गए। सेंट्रल और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन्स का मेजर सस्पेंशन दिखने को मिला। मोनोरेल रेक्स, हाईटेक लेटेस्ट मोनोरेल जो बनाए गए थे मुंबई में, पावर कट और ओवरक्राउडिंग के चलते हवा में अटक गए। लोग वहीं फंसे रहे घंटों तक। लगभग 400 लोगों को कुर्ला के नीचे के स्लम से इवैक्यूएट किया गया, क्योंकि नदी जो है वहां, मीठी नदी है, वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच रही थी। 11 फ्लाइट डिपार्चर्स रीरूट किए गए। 24 अराइवल्स को लैंडिंग अबॉर्ट करनी पड़ी। कुर्ला, अंधेरी, जोगेश्वरी, कांदिवली, घाटकोपर, विलेपार्ले, मीरा रोड, हर जगह पावर आउटेजेस दिखने को मिले। मुंबई, थाने, नवी मुंबई, परेल और पालघर के स्कूल्स और कॉलेजेस ट्यूसडे और वेडनेसडे को बंद रहे। बीएमसी ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हॉलिडे डिक्लेयर कर दी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी। शहर के लगभग सभी वाटर रिजर्वॉयर्स अपनी कैपेसिटी के करीब करीब ऊपर तक, हायर लेवल तक पहुंच गए। वहीं मीठी रिवर, जो पोवाई और विरार लेक्स को फीड करती है, एक क्रिटिकल ड्रेनेज चैनल है जिसमें सिर्फ 75% तक ही डीसिल्टिंग हो पाई, क्योंकि यह काम तो कभी हो नहीं पाता है टाइम से। वो अब उसका पानी सड़कों पर आ रहा है। तो यह हाल है मुंबई का इन 2025, जब हम विश्वगुरु बन चुके हैं, नंबर 4 जीडीपी बन चुके हैं और अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, सारे मिलके हमको पागल बना रहे बच्चे। याद रखिए, ये पावर कट्स, फ्लाइट डाइवर्जन्स, फ्लडेड रोड, ये सब कुछ आपको फ्री में नहीं मिल रहा है। मुंबई में बसने के लिए लोग 1-2 नहीं, 500 से 600 करोड़ तक देते हैं। यहां बस एक फ्लैट खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोग अपने आप को बेच देते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र के टॉप 5% रिचेस्ट लोगों को भी अगर मुंबई में एक डिसेंट फ्लैट चाहिए तो कम से कम 109 साल की सेविंग्स लगेगी। 109 साल, उसके बाद भी यह स्वर्ग लोग आपको मिलता है मुंबई में। देख लीजिए, ऐसी भारी भरकम प्रीमियम पेमेंट करने के बाद आपको मॉल के सामने स्विमिंग करने की फैसिलिटी दी जाती है। अब ऐसी सबको थोड़ी ना मिलती है फैसिलिटी। गोदी मीडिया और आईटी सेल आपको यह बोलेगी कि देखिए, बारिश तो इतना ज्यादा हुआ था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ था, इसीलिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। फालतू में आप ये खूत मत निकालिए। आप इस बात को मान भी लेंगे शायद, लेकिन सोचो 20 साल में क्या क्या नहीं हो सकता है। सिर्फ 20 साल में देखो हमारे राइवल चाइना ने क्या किया है। ध्यान से यह तस्वीर देखिए, 2005 में शंघाई और आज के डेट में शंघाई, और इसी चीज को अगर आप मुंबई से कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। 2007 में बोला भी जाता था कि नहीं नहीं, मुंबई को हम शंघाई बनाएंगे, हम विकास करेंगे, लेकिन अब तो चीफ मिनिस्टर फडणवीस कह रहे कोई जरूरत नहीं है शंघाई महंगाई बनने की, मुंबई मुंबई ही रहेगा। तो क्या हम सब कुछ नेचर पर ब्लेम करके, रिकॉर्ड रेनफॉल पर ब्लेम करके बस नेहरू की गलती बोलकर सो जाएंगे? मुंबई की खस्ता हालत के पीछे कई वजह है। सबसे पहले मुंबई की टोपोग्राफी। मुंबई बना था 7 आइलैंड से, जो कि 1800s में अंग्रेजों ने समुद्र से लैंड रिक्लेमेशन करके इन 7 टापुओं को एक साथ जोड़कर एक कंटिन्यूअस लैंड मास बना दिया, जिससे बना एक पूरा शहर। लेकिन इसमें आज भी लो लाइंग एरियाज है जहां भारी बारिश के चलते पानी जमा हो जाता है। इस पानी को फिर
पंपिंग स्टेशन और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नेटवर्क से बाहर निकाला जाता है, समुद्र में डाला जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा पानी पहले लो लाइंग एरियाज में कलेक्ट होता है, उसी के बाद पंपिंग स्टेशन इसे बाहर निकाल पाती हैं। तो लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग होना ऑलमोस्ट तय है आज के सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन टोपोग्राफी के अलावा मुंबई में कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, जैसे सेटलमेंट्स का, इलीगल सेटलमेंट्स का। अनस्टेबल स्लोप्स पर आपके बने हैं स्लम्स। रेनफॉल से यहां लैंडस्लाइड होने का हमेशा डर रहता है। बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डेटा के हिसाब से ग्रेटर मुंबई में करीबन 300 ऐसे लोकेशंस हैं जो हमें पता है जहां लैंडस्लाइड आ सकती है बारिश के चलते। इसके अलावा जो रेनफॉल पैटर्न है वो बहुत खतरनाक तरीके से चेंज हो रही है। मुंबई के लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले कुछ सालों में मुंबई में रेनफॉल पैटर्न तेजी से बदली है, इसका हमारे पास अब डेटा है। यहां हो यह रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो रही है। पहले यह बारिश पूरे मॉनसून सीजन में इक्वली इवनली स्प्रेड आउट हुआ करती थी, लेकिन अब जब बारिश कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है तो मौजूदा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है इस हेवी रेनफॉल को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए शहर डूब रहा है। मुंबई की ड्रेनेज सिस्टम की बात ना करें तो बेहतर है। 200 साल पुराना ब्रिटिश का बनाया हुआ यह सिस्टम आज आउटडेटेड हो चुका है। मुंबई का स्टॉर्म वाटर नेटवर्क 1860s में अंग्रेजों ने बनाया था। यह सिस्टम 25 मिलीमीटर रेन पर आवर हैंडल कर सकता है, लेकिन वो भी जब टाइड कंडीशंस ठीक हो, जब रेनफॉल कंटिन्यूअस हो रही हो। इस डिजाइन को 2 मिलियन पॉपुलेशन के कोस्टल टाउन के लिए बनाया गया था, जिसमें आज उससे 10 गुना से ज्यादा लोग रहते हैं। मेगा सिटी यह बन गया है और कभी कभी तो 100 मिलीमीटर प्रति घंटा रेनफॉल भी होता है, तो सिस्टम इसे हैंडल नहीं कर सकता है। 2005 के फ्लड्स के बाद चितले कमिटी की रिकमेंडेशन थी कि इस सिस्टम को 50 mm रेनफॉल पर आवर तक अपग्रेड किया जाए और बाद में फेज्ड वाइडनिंग प्रोजेक्ट से इस कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन अब सिविक ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो भी कैपेसिटी है वो अभी कम पड़ रही है। इस सब के अलावा ऑब्वियसली रैपिड अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन तो है ही है। मुंबई की ज्यादातर प्रॉब्लम्स मैन मेड ही है। नेचुरल बफर्स, लेक्स, वेटलैंड्स, ड्रेनेज वैलीज, ये सब तो आप दबा दोगे। मुंबई ने पिछले 40 सालों में 80% नेचुरल वाटर बॉडीज खो दी हैं। वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स जो नेचुरल फ्लड बफर्स की तरह काम करती हैं, उनके जगह रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बन गई हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। मीठी रिवर जो एक्सेस रेन वाटर समुद्र तक ले जाती, अब पतली, पोल्यूटेड और क्लॉग्ड बन गई है। और इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर आइसिंग ऑन द केक जो है, सोने पे सुहागा, वो है करप्शन। ड्रेनेज सिस्टम्स की मेंटेनेंस तक तो ठीक से नहीं होती, उस पर तो करप्शन लगा रहता है। डीसिल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स काफी बार पेपर पर तो होती हैं, लेकिन असल में काम नहीं होता है, लेकिन पैसे रिलीज हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिशियल्स के बीच में नेक्सस की वजह से ड्रेन्स मॉनसून के टाइम पर कभी भी ठीक से साफ नहीं होते हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं। आए दिन लोकल मीडिया में बीएमसी के इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पर करप्शन एलिगेशन सामने आते हैं। मुंबई के विक्रोली एरिया में लोगों ने यह इल्जाम लगाया कि बीएमसी के जो ट्रक्स नाली साफ करने के लिए चलाए गए थे, उनमें कंस्ट्रक्शन का सामान ट्रांसपोर्ट और हो रहा था, कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। ये बिक गई है गवर्नमेंट, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। अरे एडिटर थांबा, अरे बाढ़ वहां आ रही है, भावनाओं में तुम यहां बह जा रहे हो। एक आरटीआई डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि बीएमसी ने इस साल 27 मार्च को हुई सस्पेंशन रिव्यू मीटिंग में करीबन 100 एम्प्लॉइज को वापस नौकरी में रख लिया, जो क्रिमिनल और करप्शन केसेस में सस्पेंड हुए थे। इनमें से करीबन 20 पर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और 77 पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केसेस चल रहे थे, फिर भी इन्हें नौकरी वापस मिल जाती है। फिर इसके बाद हर सरकार ऑपोजिशन पर कई करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ के स्कैम के एलिगेशन लगाती है, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी साबित नहीं होता है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है। इस सब के ऊपर लगा लीजिए क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और मुंबई के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसको कोई सॉल्व नहीं करना चाहता है। चलो ये तो हो गई लंबी चौड़ी लिस्ट प्रॉब्लम की। आइए सोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। आप हमेशा पूछते रहते हैं हमसे सोल्यूशन है कि नहीं है। बिल्कुल है जी, मुंबई का तो सोल्यूशन डेफिनेटली है। आसान नहीं है लेकिन सोल्यूशन है, क्योंकि मुंबई की तरह दुनिया भर में दूसरे भी लो लाइन कोस्टल सिटीज हैं। वो हर बार बारिश में डूबते नहीं हैं, वो दिमाग से काम करते हैं। अब आप नेदरलैंड्स के रॉटरडैम का एग्जांपल ले लीजिए। यह शहर सी लेवल से सिर्फ 6.5 फीट ऊपर है। इस वजह से यहां पर फ्लडिंग कंट्रोल के लिए काफी इंजीनियरिंग किया गया है, एडेप्टिव सॉल्यूशंस तरीके निकाले गए हैं।
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यहां स्टॉर्म सर्ज बैरियर्स हैं, डाइक सिस्टम लगाए गए हैं जो फ्लडिंग को कंट्रोल करते हैं। नेदरलैंड्स का बहुत फेमस प्रोग्राम भी है, रूम फॉर द रिवर उसे कहा जाता है, जिसमें रिवर्स को जरूरत से ज्यादा स्पेस दिया जाता है ताकि हाई वाटर इवेंट्स, माने हिंदी बोले तो फ्लडिंग, हाई वाटर इवेंट्स में टाइम पर पानी आसानी से बह सके, फ्लो कर सके। इससे फ्लड को प्रिवेंट करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और हमारे देश में क्या होता है, रिवर के जो फ्लड प्लेन्स हैं भी, उनके जो बैंक्स हैं भी, वहां मकान लगा देते हैं, मलबा डाल देते हैं या फिर उस पर कूड़ा डाल देते हैं। फिर अगर हम बात करें डेनमार्क की राजधानी कोपेनहागन भी मुंबई की तरह एक लो लाइन सिटी है। 2011 के वहां भी डेवास्टेटिंग फ्लड्स हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए उन लोग ने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर बेस्ड फ्लड प्लान उन्होंने बनाया, सरफेस लेवल सॉल्यूशंस पर उन्होंने फोकस किया। मैं फिर से याद दिला दूं, दूसरे शहर में भी तबाही मचती है, लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, क्लाउड बर्स्ट बुलेवार्ड्स बनाए, माने चौड़े ग्रीन स्ट्रीट्स, जिसको डिजाइन किया गया है कि अगर कभी फिर से क्लाउड बर्स्ट होता है, भारी भरकम बारिश होती है कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में, तो वो पानी का बहाव मैनेज कर पाएंगे, पानी वहां से निकाल पाएंगे। ये बुलेवार्ड्स एक साथ ड्रेनेज चैनल और ग्रीन स्पेसेस का काम करती हैं। इससे फ्लडिंग का इंपैक्ट काफी हद तक कम हो जाता है, शहर को नष्ट होने से वो बचाया जा सकता है। कोपेनहागन में 3000 से ज्यादा सरफेस और अंडरग्राउंड रिटेंशन बेसिन्स बनाए गए हैं एक्स्ट्रा रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम नामक एक प्रोजेक्ट इसे इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें ग्रीन रूफ है, परमिएबल पेवमेंट्स हैं, रेन गार्डन्स हैं, जिससे चीजें क्या होती है ना कि अगर बारिश हो भी रही है, धीरे धीरे बारिश को आप ग्राउंड में कैसे फोकस करोगे और जमा होने से कैसे बचाओगे। अभी हाल ही में 2023 में जर्मनी ने नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया, स्पॉन्ज सिटी। इसका एम है परमिएबल पेवमेंट्स ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बर्लिन और जर्मनी के दूसरे शहरों में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। हिंदी में बोले स्पॉन्ज सिटी का मतलब हुआ एक शहर जिसका पूरा डिजाइन इस तरीके से है कि वो वाटर को किस तरीके से ट्रीट करता है, यानी बारिश के पानी को कैसे अब्सॉर्ब करता है, स्टोर करता है और धीरे धीरे ग्राउंड में रिलीज करता है। इससे दो फायदे हैं, फ्लड का रिस्क कम हो जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, पानी का क्वालिटी भी इंप्रूव होता है, तो पानी व्यर्थ और बर्बाद भी नहीं होता है जो बरसता है। यह कॉन्सेप्ट पहली बार चाइना में 2015 में लॉन्च हुआ था। सिंगापुर ने भी अपना ABC एक्टिव ब्यूटीफुल क्लीन वाटर प्रोग्राम लॉन्च करके स्पॉन्ज सिटी का आइडिया अडॉप्ट किया। फ्लड प्रिवेंशन और कंट्रोल में दुनिया का सबसे इलैबोरेट प्रोजेक्ट आपको टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया में मिलेगा, और यह बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि टोक्यो भी इन लार्ज रिस्पेक्ट्स मुंबई की तरह है। यहां भी पॉपुलेशन बहुत डेंस है, कॉन्सेंट्रेटेड है, विशाल जनसंख्या एक एरिया में यहां रहती है। टोक्यो का GCANS प्रोजेक्ट है, सिस्टम में लंबे टनल्स हैं, 50 मीटर जमीन के नीचे बने ये टनल्स वाटर को चैनल करते हैं 65 मीटर ऊंचे टैंक्स पर। अब ये सब मिलकर पानी को फिर एक विशाल स्टोरेज यूनिट में डालते हैं, जिसे अंडरग्राउंड टेंपल या कैथीड्रल कहा जाता है, क्योंकि ये स्टोरेज यूनिट इतना विशाल है। सोचिए कितनी लेवल ऑफ प्लानिंग की गई है। सिटी के ड्रेनेज का पानी टनल्स के थ्रू साइलोज में आता है, साइलोज फ्लो रेगुलेटर के तरह उसका काम करते हैं, फिर पानी को चेंबर में ले जाकर उसे पंप आउट करके 200 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर ईडो रिवर में पंप आउट करते हैं। पानी वहां डिस्चार्ज होकर फिर समुद्र तक पहुंच जाता है। तो वर्स्ट केस सिचुएशन प्लानिंग करके ऐसी इलैबोरेट प्लान बनाई गई है। वहां यह एक्सक्यूज नहीं दिया जाता है कि अरे इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई इसीलिए शहर डूब गया। अब क्या इनमें से कोई भी ग्लोबल स्टैंडर्ड का सिस्टम मुंबई में लग सकता है? जवाब है हां, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपके पास जरूरत तो है, आप फाइनेंशियल कैपिटल हो भाई, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के, बस दरकार सिर्फ पॉलिटिकल विल की है। अगर मुंबई आज भी इन सब चीजों पर काम शुरू करे, वेटलैंड डेवलपमेंट, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इंप्लीमेंट ये सारे जो स्पॉन्ज सिटी के जो फंडामेंटल्स हैं, इस सब में करने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन चेंज पॉसिबल है। कुछ सालों में चेंज दिखने लगेगा। आपके पास ऑप्शन है नहीं, आपको ये करना जरूर पड़ेगा अगर मुंबई को सरवाइव करना है। लेकिन हां, अगर जनता खामोश बैठी रहेगी तो सरकार भी बड़ी बड़ी स्टैच्यूज को इनॉग्रेट करेगी और असली मुद्दों को दफना देगी। लोग कॉकरोचों की तरह मरते रहेंगे। चॉइस आपकी भी है। अगर आप उठकर ये सारे सवाल करोगे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, नहीं तो सरकार जिंदाबाद। ये बिक गई है गवर्नमेंट, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे।